ही श्वसन की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति का डायाफ्राम टूट जाए तो व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाती है, क्योंकि डायाफ्राम जो है एक प्रकार बायां फेफड़ा होता है, वो दाहिने फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। वायु कहने का मतलब केवल ऑक्सीजन ही नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। वायु कोशिका रक्त को ऑक्सीजन देती है और रक्त वायु कोशिका को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसके फलस्वरूप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ मैथ फैक्ट में। आज मैं आपको फेफड़ा के बारे में जितनी भी बातें हैं, फेफड़ा से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, सब आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो मैं आपको बना करके यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूँ वह एक फेफड़ा का डायग्राम होगा। यहाँ पर नासिका गुहा है, अमुक गुहा है, और यहाँ से ग्रास नली और श्वसन नली दोनों नलियाँ आती है, परंतु हम लोग श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम केवल यहाँ पर इसको श्वास नली के रूप में दर्शाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक फेफड़ा बनाता हूँ और उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो श्वास नली आती है, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, तो ये श्वास नली आकर के आगे उल्टे वाई के आकार के रूप में बंट जाती है। समझे ना? यह श्वास नली उल्टे वाई के आकार के रूप में बंट जाती है और इस प्रत्येक भाग को हम ब्रोंकिओल्स कहते हैं। जब फिगर कंप्लीट होगा तो मैं प्रत्येक चीज़ों का नाम लिख दूंगा, वहाँ से आपको देखने में और पढ़ने में ही बहुत आसानी होगी। जो मैं आपको बना रहा हूँ, यहाँ पर यह है कुपिका, इसी में ऑक्सीजन भरा जाता है। यानी ऑक्सीजन जो है, जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन आकर के इसी कुपिकाओं में जमा हो जाता है, और यह जो कुपिकाएं होती है हजारों की संख्या में मानव फेफड़े में पाई जाती है। हजारों या लाखों की संख्या में मानव फेफड़े में पाई जाती है। बहुत ध्यान से इस फिगर को आप देखते रहिएगा और इसको आप बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। देखिए, इसको मैं कंप्लीट करके आपको दे देता हूँ, उसके बाद आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ कीजिएगा।
चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा किया जाए, और अच्छा करने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे जो वायु कोष्ठिकाएं बनी हुई है इसको थोड़ा सा और डिटेल में बनाना पड़ेगा। वायु कोष्ठिकाओं को और डिटेल में बना देंगे हम लोग तो और अच्छा लगेगा। इसको ध्यान से देखते रहिए। अनगिनत वायु कोष्ठिकाएं पाई जाती है, यानी कि जो श्वासनली आगे आकर के उल्टे वायु के आकार में बढ़ जाती है। प्रत्येक भाग को ब्रोंकस कहते हैं, और यह ब्रोंकस या इसको श्वसनी भी कहा जाता है, और यह ब्रोंकस आगे चल करके अनेक प्रकार से छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाता है। इस प्रत्येक भाग को ब्रोंकिओल्स कहते हैं, और प्रत्येक ब्रोंकिओल्स के अंतिम छोर पर छोटे छोटे वायु कोष्ठिकाएं होती है जिसमें वायु भरा रहता है। यहाँ पर एक झिल्ली होती है। प्रत्येक फेफड़ा के ऊपरी भाग में एक परत होती है जो झिल्ली होती है, और इस झिल्ली को हम प्लूरा भी कहते हैं। इस झिल्ली को हम प्लूरा भी कहते हैं, या इस झिल्ली को हम फुफ्फुस झिल्ली भी कहते हैं। और फेफड़ा का जो नीचे होता है, जो वक्ष गुहा कहने का मतलब जिस भाग में, शरीर के जिस भाग में फेफड़ा स्थित होता है, डायाफ्राम का ऊपरी भाग को हम लोग वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। और यह जो डायाफ्राम है जिसको अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके निचले भाग को हम उदर गुहा के नाम से जानते हैं। वक्ष गुहा में श्वसन संबंधी क्रियाएं होती है, जबकि उदर गुहा में पाचन संबंधी क्रियाएं होती है। यहाँ पर एक फेफड़ा बन चुका है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हम सी आकार का कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है ट्रैकिया, या श्वास नली को सही तरह से ढांचा में सेट करके रखता है। यहाँ पर इसको कहा जाता है नासा गुहा। अब इसका नामकरण हम कर देते हैं। अब देखिए इसका नामकरण हम करते हैं। यहाँ पर ये हो गया नासा गुहा। नासा गुहा श्वसन का प्रारंभिक अंग होता है। यहाँ पर मुख गुहा है, तो मुख गुहा जो है इससे भी हम लोग श्वसन कर सकते हैं, परंतु श्वसन अंगों की श्रेणी में इसको नहीं रखा जा सकता है। श्वसन अंगों की श्रेणी में मुख्यतः प्राथमिक अंग जो है वह नाक है। पाचन अंगों की श्रेणी में, पाचन तंत्रों की श्रेणी में जो पहला अंग है वह मुख है। इसको देखिए, यहाँ पर होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है, स्वर यंत्र भी इसको कहा जाता है। लैरिंक्स जो होता है वह अंदर स्थित होता है, यानी कि हम लोग के कंठ के अंदर लैरिंक्स स्थित होता है, यानी ट्रैकिया के अंदर। यहाँ पर यही पाया जाता है जो इसी को कहा जाता है ट्रैकिया। और इस ट्रैकिया को हम लोग
कंठ भी कहते हैं। यह जो नली है, इस पूरे नली को हम कहते हैं श्वास नली। इस पूरे नली को हम लोग कहते हैं श्वास नली। और यहीं पर पाया जाता है एक छोटा सा एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स का काम क्या होता है? तो एपिग्लॉटिक्स जो होता है एक दरवाजे की तरह होता है, जो श्वास नली और ग्रास नली दोनों को अलग अलग करता है। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन श्वास नली में न जाकर के ग्रास नली में जाना चाहिए। तो यह संकेत देता है मस्तिष्क एपिग्लॉटिक्स को, अर्थात एपिग्लॉटिक्स इस काम को करता है। तो यहीं पर स्थित होता है, यहाँ पर एपिग्लॉटिक्स स्थित होता है। यहाँ पर ये जो ऊपरी भाग है इसको कहा जाता है प्लूरा। इसको कहा जाता है प्लूरा, यानी प्लूरा यानी हो गया झिल्ली। प्लूरा मेम्ब्रेन यानी कि फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली होती है उसे प्लूरा झिल्ली यानी फुफ्फुस झिल्ली भी कहते हैं। यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं जो छोटी छोटी, इसको कहा जाता है वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिका। और इस वायु कोष्ठिका को हम एल्वोलाई भी कहते हैं, एल्वोलाई। इसका एक और नाम है, इसको कुपिका भी कहा जाता है, कुपिका। तो इस सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो उल्टे वाई के रूप में आकार में बढ़ जाती है, श्वास नली आई और उल्टे वाई की तरह, इधर समझ लीजिए, इस प्रकार से श्वास नली आई और इस प्रकार से दो भागों में बढ़ गई। तो श्वास नली जब दो भागों में बढ़ जाती है तो प्रत्येक भाग को हम कहते हैं ब्रोंकिओल्स। प्रत्येक भाग को हम ब्रोंकिओल्स नहीं कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। और प्रत्येक ब्रोंकी आगे चल करके भागों में बट जाती है और इस प्रत्येक भाग को हम लोग कहते हैं ब्रोंकिओल्स। ब्रोंकिओल्स। प्रत्येक ब्रोंकिओल से ही वायु कोष्ठिका, एल्वोलाई या कुपिका जुड़ा होता है। तीनों जो है एक ही चीज का नाम है, अर्थात तीनों एक ही को कहते हैं। अब इधर आ जाते हैं। तो यह जो भाग आप लोग देख रहे हैं, जो संरचना, इसको अभी हम कलर कर रहे हैं, इसको कहा जाता है डायाफ्राम। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम के कारण ही श्वसन की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति का डायाफ्राम टूट जाए तो व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाती है, क्योंकि डायाफ्राम जो है एक प्रकार से कहे तो वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच बैलेंस बना करके रखता है। डायाफ्राम, इसको कहा जाता है डायाफ्राम। नीचे के भाग को उदर गुहा, अर्थात इसके नीचे अमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, पित्त ग्रंथि, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के भाग रेक्टम, कोलम, और इसके ऊपर इस पूरे भाग को कहा जाता है वक्ष गुहा। इस पूरे भाग को यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से यानी कि गर्दन से लेकर के और यहाँ तक डायाफ्राम के ऊपर तक के पूरे भाग को कहा जाता है वक्ष गुहा। अब देखिए, ध्यान देने वाला बात यह है कि यह हम लोग का इधर साइड वाला जो है, जो बायां फेफड़ा होता है वो दाहिने फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है कि बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा छोटा हो जाता है? इसका कारण है कि जो मनुष्य का हृदय होता है, जो हम लोग का हृदय होता है, हार्ट होता है, वो हमेशा बाएं फेफड़े की तरफ ज्यादा आयतन में फैला होता है, जिसके कारण से जो फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। तो यानी हम लोग का हृदय यहाँ पर होता है, यहाँ पर। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि दाहिना भाग है, परंतु इस फिगर को हमको उस हिसाब से देखना है जैसे मैं अभी कैमरे के सामने खड़ा हूँ या मैं जैसे आपके सामने खड़ा हूँ। तो यह हमारा जो साइड है,
यह लेफ्ट साइड है। तो उसी प्रकार से इस फिगर को भी देखना है। तो यहाँ पर यह लेफ्ट साइड है और हृदय जो होता है वह यहीं पर होता है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर हृदय का स्थान, हृदय का स्थान, प्लेस ऑफ हार्ट, हृदय का स्थान। इतना चीजों के बारे में यदि आप जान गए तो यहाँ से अनेक प्रकार के प्रश्न बनेंगे, छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न बनते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लिया जाए कि हम लोग शोषण किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद हम शोषण के चरण को समझाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जब हम शोषण करते हैं तो वायु कहने का मतलब केवल ऑक्सीजन ही नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें छोटे छोटे जलवाष्प भी होते हैं, यानी कि अन्य भी होते हैं, अदर भी होते हैं। तो इतना चीज जो होता है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, और इस सब चीजों को मिलाकर के हम वायु कहते हैं। वायु जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन की ही हमको आवश्यकता होती है शोषण करने के लिए। तो यह ऑक्सीजन नाक की सहायता से पहुंचता है और यह श्वास नली में पहुंचता है। श्वास नली में पहुंच करके यहाँ पर श्वास नली में पहुंच करके एपिग्लॉटिक्स इसको फेफड़ा में भेजता है, न कि इसको पाचन तंत्र में भेजता है। तो यहाँ पर एपिग्लॉटिक्स इसको भेजता है और श्वास नली की सहायता से यह आगे चल करके, जो श्वास नली दो भागों में बटा होता है, इसको ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकी की सहायता से फेफड़ा में प्रवेश करता है। जैसे फेफड़ा में प्रवेश करता है, यह ब्रोंकी अनेक भागों में बटा होता है। तो यह वायु इसी ब्रोंकी की सहायता से ब्रोंकियोलस में पहुंचता है और जा करके इस वायु कोशिका में इकट्ठा हो जाता है। आखिर यह वायु जो है इसमें इकट्ठा क्यों होता है, इसका भी कारण जानिए। तो इसका प्रमुख जो कारण है वह कारण है कि यह जो वायु कोशिका है ना, इसमें छोटे छोटे रक्त की अनेक प्रकार की गुच्छिकाएं पाई जाती है। रक्त की छोटी छोटी गुच्छिकाएं पाई जाती है जो रक्त से जुड़ी होती है, रक्त गुच्छिकाओं से जुड़ी होती है। इस गुच्छिका में रक्त होता है। इस वायु कोशिका में तो वायु होता ही है, परंतु जिससे जुड़ी होती है, जिसको हम लोग वेंस कहते हैं, धमनी या शिरा भी कह सकते हैं, तो उससे जुड़ी होती है। तो यहाँ पर इसी से वायु जो है इसके संपर्क में आती है और रक्त को ऑक्सीजन चाहिए पूरे बॉडी में श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो रक्त क्या करता है, पूरे बॉडी से पूरे बॉडी तक जो ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसको ऑक्सीजन यहीं से मिलता है, इस वायु कोशिका से। इस वायु कोशिका से ऑक्सीजन मिलने के बाद यह क्या करता है, रक्त पूरे ऑक्सीजन को बॉडी में जहां जहां आवश्यकता होती है उसको दे देता है, श्वसन का चरण पूरा हो जाता है। यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके फिर से वापस इस वायु कोशिका को दे देता है। ध्यान से इसको समझना है कि वायु कोशिका रक्त को ऑक्सीजन देती है और रक्त वायु कोशिका को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन की यह जो प्रक्रिया है, पूरे लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन लिए और जब हम सांस छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त ने वायु कोशिका को दिया था, यह वायु कोशिका से पुनः वापस आकर के और हमारे नाक और मुंह की सहायता से यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाती है। यदि आपको इतनी बातें समझ में आई तो आप इसको ध्यान से देखिए और आगे की बात जो है और भी हम आपको समझाने वाले हैं, जिसके कारण से आप जो है अच्छी तरीके से इसको समझ सके। धन्यवाद।